चलो ठीक है। देखो हम लोग पिछला क्लास में कहाँ तक देखे थे कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को कूल कर रहे थे, स्टील को हम लोग क्या किए, सबसे पहले हीट कर रहे थे कहाँ तक, 723 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव तक। तो हम लोग 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर रहे थे स्टील को, ठीक है। तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑस्टेनाइट में जब यूटेक्टोइड, हमने कौन सा स्टील लिया था, यूटेक्टोइड स्टील, मींस 0.8% कार्बन का स्टील हमने लिया था, ठीक है। उसे 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किए तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑस्टेनाइट में। अब उसके बाद हम लोग वहां से उसको कूल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल किए, तो हमें देखने को मिला कि कुछ देर तक जो ऑस्टेनाइट है वो हमारा बिलो द 723 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ टाइम तक वो रह जाता है, ऑस्टेनाइट ही रह जाता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद वो अपना कन्वर्जन स्टार्ट करता है किसी दूसरे फेज में, ठीक है। तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। जिस टाइम तक हमारा ऑस्टेनाइट फेज अपने 723 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे एग्जिस्ट कर जाता है, जितने टाइम तक वो रहता है उस स्टेट में, उसे हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो जैसे जैसे हम लोग क्या किए, क्वेंचिंग टेम्परेचर, जो हम लोग कूलिंग टेम्परेचर डाउन करते गए, 700 किए, उसके बाद 650, ठीक है। 700 के बाद हम लोग 650 तक कूलिंग किए, तो देखिए कि ये इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो कम हो गया। मींस ऑस्टेनाइट जो है वो कम टाइम के लिए हमारा उस स्टेट में है, उसके बाद वो कन्वर्जन स्टार्ट करता है। पहले देखो 700 यहां से यहां तक है, ठीक है। उसके बाद अब यहां से यहां तक है 650 में, उसके बाद 650 से हम लोग आए 550 पे। तो 550 पे ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मींस जो ऑस्टेनाइट जो अपने स्टेट में, अपने फेज में रूम टेम्परेचर यानी 723 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे एग्जिस्ट कर रहा है, वो 1 सेकेंड रह जाता है, ठीक है। 550 पे मिनिमम हो जाता है और वो कितना होता है, 1 सेकेंड। यानी मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड 1 सेकेंड का होगा, जो 550 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या किए कि फिर से अब हम स्टील को 750 तक हीट किए और इस बार हम 450 तक उसको कूल किए। तो 450 अब उससे नीचे कूल करने से क्या होता है कि इंक्यूबेशन पीरियड फिर से बढ़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यानी कि 550 तक कूल किए तो इंक्यूबेशन पीरियड मींस ऑस्टेनाइट जो अपने उसी स्टेट में कितने देर तक रहेगा, 1 सेकंड तक। उसके बाद फिर से हम लोग 550 से नीचे जब हम लोग कूलिंग किए 450 तक, तो देखिए इंक्यूबेशन पीरियड फिर से बढ़ने लग गया। उसके बाद 450 के बाद हम लोग फिर से किए 400 तक, तो फिर देखिए हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बढ़ने लग गया। मींस मिनिमम जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है और वो कितना होता है, 1 सेकंड के लिए। मतलब इंक्यूबेशन पीरियड मींस हमारा जो स्टील है वो 723 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ऑस्टेनाइट में नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ टाइम के लिए हमारा वो ऑस्टेनाइट में रहता है, उसके बाद वो अपना कन्वर्जन स्टार्ट करता है किसी दूसरे फेज में। तो वो टाइम पीरियड को हम लोग इंक्यूबेशन टाइम पीरियड बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर देखो डाउन कर रहे हैं 700 टू 650, 650 टू 550, तो इंक्यूबेशन पीरियड मेरा घट रहा है, ठीक है। और फिर 550 को मिनिमम हो जाता है 1 सेकंड का। उसके बाद फिर से हम टेम्परेचर को ड्रॉप करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बढ़ने लग जाता है। 550 से 450 किए तो फिर से मेरा इंक्यूबेशन पीरियड बढ़ गया, 450 से 400 किए तो फिर से हमारा इंक्यूबेशन पीरियड बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये एक फेनोमेना देखा गया बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके, और इस तरह से एक डिकम्पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया कि ऑस्टेनाइट जो है वो टाइम के साथ किस तरह से डिकम्पोज करता है किसी दूसरे फेज में अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑस्टेनाइट का कन्वर्जन स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम पीरियड के लिए ऑस्टेनाइट ऑस्टेनाइट ही रह गया, उसके बाद वो कन्वर्जन स्टार्ट किया और फाइनली यहाँ पे ऑस्टेनाइट का कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कंप्लीट ऑस्टेनाइट था और धीरे धीरे ऑस्टेनाइट किसी दूसरे फेज में यहाँ पे फुल्ली कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये हमारा सेकंड कर्व था S2F2, ये हमारा थर्ड कर्व था S3। S रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्ट को, ठीक है। यहाँ पे ऑस्टेनाइट का कन्वर्जन स्टार्ट होगा और F रिप्रेजेंट कर रहा है फिनिश पॉइंट को, मींस यहाँ पे कन्वर्जन ऑस्टेनाइट का फिनिश हो जाएगा। टाइम के साथ वो कन्वर्जन के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम के साथ हमारा ऑस्टेनाइट किस तरह से कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये S4 हमारा था और ये F4 हो जाएगा, और उसके बाद ये हमारा S5 है और ये F5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, हम लोग क्या किए, ऑस्टेनाइट का डिकम्पोजिशन देख लिए टाइम के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिकम्पोजिशन ग्राफ हमें मिला, इस ग्राफ को हम लोग टेम्परेचर में प्लॉट कर देंगे टाइम के साथ, ठीक है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या था, परसेंटेज डिकम्पोजिशन था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन,
वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ में। ठीक है, इस साइड देखो मेरा टेम्परेचर है, ये जो 700 650 550 450 400 ये सारा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये टेम्परेचर ग्राफ हो गया। और इस साइड हम लोग टाइम एक्सिस लेंगे। ठीक है, अब इस ग्राफ को हम लोग इसमें प्लॉट कर देते हैं। तो देखो अब यहाँ पे देखो 3 पैरामीटर है, परसेंटेज डिकम्पोजिशन, टाइम, और ये हमारा है, ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस में टेम्परेचर को रखेंगे, टाइम को एक्स एक्सिस में रखेंगे, और ये परसेंटेज जो डिकम्पोजिशन लाइन है उसको इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 पैरामीटर आ रहा है, टाइम, टेम्परेचर, डिकम्पोजिशन। यहाँ पे भी हमारा टाइम, डिकम्पोजिशन और टेम्परेचर है, इसलिए इसे बोला जाता है टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। ठीक है, तो अब इस ग्राफ को हम लोग टेम्परेचर और टाइम एक्सिस में प्लॉट करेंगे। ठीक है, अभी ये डायग्राम किसमें है, डिकम्पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ में है। अब हम इस ग्राफ को टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे प्लॉट करेंगे, यहां से मार्क करते जाएंगे सारे पॉइंट को। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहां से हम लोग एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो 700 मेरा यहाँ पे है, 700 पे। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे दे देगा S1। क्लियर। अब S2 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। S2 हमारा यहाँ पे है, और ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 650। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये कहाँ तक जाएगा, 650 तक। ठीक है, 650 तक ये हमारा दे देगा S2। ठीक है, उसके बाद S3 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे, और ये किस टेम्परेचर पे है, 550 पे है, तो 550 पे चले जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा S3। ठीक है, उसके बाद S4 कहाँ पे है, 450 पे। तो हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे और 450 तक आ जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा S4। ठीक है, और उसके बाद S5 हमारा यहाँ पे है, वो है 400 पे। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो इसे कट करेगा 400 पे, यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा S5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सारा पॉइंट्स मिला, इस पॉइंट को मिला के एक कर्व ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से एक हमें कर्व मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो कर्व है ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा जहां पे डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा ऑस्टेनाइट का। जब हम लोग 750 तक ले जाएंगे स्टील को, उसको जब उसको हम कूलिंग करेंगे अलग अलग टेम्परेचर पे, तो ये जो लाइन है ये लाइन बताएगा कि हमारे यहाँ पे डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग उसी तरह से जो फिनिश लाइन है उसे भी हम लोग इस प्लॉट में ड्रॉ करेंगे। तो F1 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे F1 हो जाएगा। उसके बाद 650 पे ये हमारा F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। यहाँ पे F3 हो जाएगा।
ये हमारा F4 हो जाएगा। ये F5 हो जाएगा। फिर से अब सारा जो फाइनल पॉइंट्स आ रहा है उसको मिला के हम लोग एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे। तो कितना क्या है 400। गाड़ी निकल बैठा वो कहीं रहते के तो पे जाई थे। इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल टी डायग्राम। ठीक है, टाइम, टेम्परेचर, ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, या इसको बोला जाता है एस कर्व, या इसको बोला जाता है बेंस कर्व। बेंस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे एक कर्व का नाम पड़ा है बेंस कर्व। ये लोग बोले तो काट के निकाल दिया। ठीक है, हो गया, ये ग्राफ बन गया। सब थोड़ा सा और रुकिए। ये एक स्मूथ कर्व ड्रॉ होगा। ठीक है, यहाँ उतना स्मूथ नहीं लग रहा होगा। सर ये पूछता है नहीं, ये पूछेगा नहीं, ये सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन ये वाला जो पॉइंट तुम समझ जाओगे ना, तो बहुत सा कंसेप्ट ऐसा है, जैसे मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या होता है, लेकिन यहाँ से हम लोग मार्टेनसाइट को हम समझा देंगे मार्टेनसाइट कैसे होता है। उसके बाद जब हम कूलिंग करेंगे, तो कूलिंग करेंगे, स्लो कूलिंग करेंगे तो कैसे हमें कोर्स फेज मिलेगा, फास्ट कूलिंग करेंगे तो कैसे हमें फाइन फेज मिलेगा, ये सारा फाइन ग्रेन्स मिलेगा, ये सारा इससे समझ में आ जाएगा। फिर सिलेबस में कुछ टॉपिक दिया हुआ है, ऑस टेम्परिंग, मार टेम्परिंग, ये सब क्या होता है, ये प्रोसेस के बारे में समझाना है। तो वो समझने के लिए ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना फिर वो समझ में नहीं आएगा। ऑस टेम्परिंग, मार टेम्परिंग क्या होता है, मार्टेनसाइट क्या होता है।
हो गया नोट? यस सर। ठीक है, बाद में बना लेना, अगर नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट लेके लिखो। इसमें लिखो प्रोफेसर बेन, BAIN बेन, प्रोफेसर बेन heated some steel samples. Professor Ben heated some steel samples having an eutectoid composition. Professor Ben heated some steel samples having an eutectoid composition at a temperature having an eutectoid composition. Eutectoid composition means 0.8% carbon at a temperature at which austenite is stable. At which austenite is stable. Austenite stable किस रीजन में होता है? above the 725 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो उससे ऊपर ही हम लोग हीट करेंगे। यस सर। These samples are subsequently हाँ austenite stable, at which austenite is stable. These samples are subsequently quenched to different temperature These samples are subsequently quenched to different temperatures below 725 degree centigrade. Below 725 डिग्री सेंटीग्रेड। यस। देखो हम लोग क्या किए, एक यूटेक्टॉइड स्टील को लिए, स्टील का सैंपल लिए, ठीक है, उसको हम लोग क्या किए, ऐसा टेम्परेचर तक हीट करेंगे जहां पे ऑस्टेनाइट स्टेबल होगा। तो ऑस्टेनाइट हमारा 725 से अबव स्टेबल होता है, तो हम लोग 725 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तक उसको हीट किए। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि सब्सिक्वेंटली उसे हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पे क्वेंचिंग कर रहे हैं, ठीक है, मींस कूलिंग कर रहे हैं। देखो बिलो 725, तो बिलो 725 700 पे पहले किए, फिर 650, 550, फिर 450, फिर 400, तो इस तरह से अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग क्वेंचिंग किए, ठीक है। फिर लिखो द फर्स्ट सैंपल वाज क्वेंच्ड टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड। The first sample was quenched to 700 degree centigrade, and it was observed that the first sample was quenched to 700 degree centigrade. The first sample was quenched to 700 degree centigrade, and it was observed that for a substantial period of time there was no change in the microstructure of austenite. There was no change in the microstructure of austenite. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो हम लोग पहला सैंपल जो हीट किए, पहले 750 तक हीट कर दिए अबव द 725, उसके बाद हम लोग क्या किए, कूल किए। सबसे पहला सैंपल कहाँ कूल किया गया, 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जब 700 डिग्री सेंटीग्रेड हम कूल करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम के लिए
ऑस्टनाइट जो है, ऑस्टनाइट का माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। देखो यहां से यहां तक का जो टाइम है वो क्या दिखा रहा है कि कुछ टाइम के लिए ऑस्टनाइट का माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, उसके बाद डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो रहा है। ये डिकम्पोजिशन लाइन है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे डिकम्पोजिशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 0% डिकम्पोजिशन है, तो यहाँ पे हमारा डिकम्पोजिशन 0% है, ठीक है। तो कुछ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारा इतना टाइम के लिए हम देखते हैं कि ऑस्टनाइट अपना माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज नहीं करता है, ठीक है। फिर आगे लिखो, although austenite cannot be stable, although austenite cannot be stable below 725 degree centigrade, although austenite cannot be stable below 725 degree centigrade, ठीक है। this period is called incubation period, ठीक है। this period is called, सर फिर से बोलिए ना, कहां से, ये ऑल दो जो बोले हैं वो फिर से बोलिए ना। although austenite cannot be stable, although austenite cannot be stable below 725 degree centigrade, although austenite cannot be stable below 725 degree centigrade, this period is called incubation period, ठीक है। दिस पीरियड इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। देखो 725 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ऑस्टनाइट स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। हम लोग ये ऑलरेडी आयरन कार्बन डायग्राम में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है कि जब हम लोग पहला सैंपल को 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल किए तो कुछ टाइम पीरियड के लिए ऑस्टनाइट अपना माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज नहीं करता है, और उसके बाद वो अपना माइक्रोस्ट्रक्चर किसी दूसरे फेज में चेंज करना स्टार्ट करता है, और इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। फिर आगे लिखो, upon decreasing the quenching temperature, upon decreasing the quenching temperature, upon decreasing the quenching temperature, incubation period decreases, incubation period decreases, and at 550 degree centigrade, and at 550 degree centigrade, सर इंक्यूबेशन पीरियड इंक्रीजेस, upon decreasing the quenching temperature, incubation period decreases, and at 550 degree centigrade, and at 550 degree centigrade, it is only 1 second, ठीक है। it is only 1 second, ठीक है। देखो तो जैसे जैसे हम अपॉन डिक्रीजिंग द क्वेंचिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे अब हम क्वेंचिंग टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, 700 था 650 किए, तो इंक्यूबेशन पीरियड देखो क्या हो गया, ये ज्यादा था कम होने लगा, फिर जब 650 तो 550 आए, फिर ये कम हो गया, और 550 पे इंक्यूबेशन पीरियड मिनिमम हो जा रहा है जो हमारा 1 सेकेंड है, ठीक है। यही हम लिखवा है। अब आगे लिखो, अपॉन डिक्रीजिंग द क्वेंचिंग टेम्परेचर, upon decreasing the quenching temperature further, upon decreasing the quenching temperature further, upon decreasing the quenching temperature further, again there is increase in, again there is increase in incubation period, again there is increase in incubation period, ठीक है।
अब उसके बाद 550 पे मिनिमम हमारा 1 सेकंड हो गया। उसके बाद फिर से हम लोग टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे, क्वेंचिंग टेम्परेचर को ड्रॉप करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो फिर से इंक्यूबेशन पीरियड देखो बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो अपॉन प्रोजेक्टिंग द परसेंटेज डिकम्पोजिशन, आगे लिखो अपॉन प्रोजेक्टिंग द percentage decomposition, upon projecting the percentage decomposition versus time graph, upon projecting the percentage decomposition versus time graph to temperature versus time graph, to temperature versus time graph, upon to temperature versus time graph to seize curve, ऐसे लिखो to seize curve, to seize curve appears, to seize curve appears. This diagram is called time temperature transformation curve. This diagram is called time temperature transformation curve, जिसको हम लोग शॉर्ट में टीटीटी डायग्राम लिखते हैं। ठीक है, या फिर इसका नाम एस कर्व भी है या फिर बेंस कर्व, तो लिखो दिस डायग्राम इज कॉल्ड टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, और एस कर्व और बेंस कर्व, और हम लोग सी कर्व भी बोल सकते हैं, एस कर्व, बेंस कर्व और सी कर्व। सर इसको 3 वैज्ञानिक ने खोजा था। उसके बारे में तो एग्जैक्ट पता नहीं है, बट बेंच साइंटिस्ट के बारे में पता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, तो हम लोग फिर से अब ड्रॉ करते हैं टीटीटी डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग सिंपली ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और नीचे वाला ये स्टार्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे फिनिश पॉइंट होगा। ठीक है, और इधर हमारा टेम्परेचर है, नीचे हमारा इधर टाइम। ठीक है, और ये टाइम कितना होता है? 1 सेकंड। 1 सेकंड, क्योंकि ग्राफ का ये हमारा पॉइंट जो है वो 550 पे आ रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा एक टेम्परेचर लाइन हम डाल देते हैं, ये सपोज 725 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो देखो इस ग्राफ में अगर कोई भी हम लाइन दिखाएंगे, जैसे सपोज इस ग्राफ में हम एक ऐसे लाइन क्रॉस करते हैं, ठीक है, या फिर एक यहां से लाइन कोई क्रॉस करते हैं, या फिर इस तरह से कोई लाइन क्रॉस करते हैं, तो ये लाइन क्या बता रहा है? ये लाइन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ये लाइन बताएगा कि हम किस रेट से कूलिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसको समझो। देखो स्लोप बताएगा, स्लोप देखो क्या होता है, एक कोई अगर मेरे पास ग्राफ है तो इसमें ये जितना ज्यादा वर्टिकल होगा, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, तो इसमें सबसे ज्यादा स्लोप किसका होगा? स्लोप हमारा इस लाइन का सबसे ज्यादा होगा। स्लोप जो होता है वही हमारा थीटा होता है। ठीक है, तो ये जो टेन थीटा का वैल्यू जो होगा,
जो जितना वर्टिकल होगा उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा। ये लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा होगा, ये लाइन का स्लोप उससे कम होगा, ये लाइन का स्लोप उससे कम होगा। तो ये जो ग्राफ है वो किसके साथ है? टाइम के साथ टेम्परेचर का ग्राफ है। मींस ये लाइन अगर डाउनवर्ड आ रहा है, ये बता रहा है कि टेम्परेचर मेरा टाइम के साथ कैसे ड्रॉप कर रहा है, टाइम के साथ मेरा टेम्परेचर कितना तेजी से ड्रॉप कर रहा है। ये लाइन बता रहा है कि ये हमारा स्लो डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर, और जितना ये लाइन वर्टिकल होते जाएगा उतना ज्यादा रेट हमारा कूल जो होगा टेम्परेचर उतना ज्यादा ड्रॉप करेगा टाइम के साथ। ठीक है, तो ये लाइन बताता है कूलिंग रेट को। ठीक है, ये सब जो जितना लाइन होगा इसके इस पे, ये सब लाइन को हम लोग बोलते हैं कूलिंग रेट को बताता है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो सैंपल है वो किस रेट से कूल कर रहा है। रेट मींस टाइम के साथ, टाइम के साथ उसका कूलिंग क्या है, किस रेट के साथ वो हमारा कूल कर रहा है। अगर जितना ये लाइन स्लोप डाउनवर्ड इसका होगा, स्लोप कम होगा, उतना कूलिंग रेट मेरा स्लो होगा, और जितना हम इस लाइन को वर्टिकल करते जाएंगे इतना मेरा कूलिंग रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है, टाइम के साथ टेम्परेचर कैसे ड्रॉप कर रहा है, बहुत तेजी से कर रहा है या कम टाइम, ज्यादा टाइम ले रहा है या फिर कम टाइम ले रहा है। तो ये देखो यहां से यहां तक जाने में ये ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, और सेम यही चीज हम यहां से यहां तक लाते हैं, सेम टेम्परेचर पे देखो ला रहे हैं, लेकिन ये कम टाइम कंज्यूम कर रहा है। ये कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है? यहां से यहां तक। ठीक है, और ये कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है? यहां से यहां तक। तो ये जो लाइन है ये ज्यादा टाइम ले रहा है सेम टेम्परेचर ड्रॉप के लिए, और ये जो लाइन है ये कम टाइम ले रहा है। जो कम टाइम लेगा मींस यहाँ पे कूलिंग रेट ज्यादा है, इसका कूलिंग रेट ज्यादा होगा, इसका कूलिंग रेट कम होगा। तो अगर हम बोलेंगे कि हम स्लो कूलिंग कर रहे हैं तो स्लो कूलिंग का ग्राफ कैसा जाएगा? कुछ ऐसा जाएगा। अगर हम बोलेंगे फास्ट कूलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा लाइन वर्टिकल हो जाएगा। बोलेंगे और फास्ट कर रहे हैं तो और वर्टिकल ये लाइन हो जाएगा। और एक टाइम आएगा जब ये हमारा इस पॉइंट से होकर क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, जब ये इस पॉइंट से होकर क्रॉस करेगा तो उस टाइम जो कूलिंग रेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल कूलिंग रेट। ठीक है, ये पॉइंट को समझो। ठीक है, सपोज हम क्या किए, स्टील को हम एक हमारे पास स्टील है उसको हम लोग यहां तक हीट कर दिए। ठीक है, ये कितना टेम्परेचर होगा? मान लेते हैं 750 तक हम हीट कर दिए। अब क्या किए, उसको हम कूल कर रहे हैं। अब अगर हम स्लो कूलिंग करेंगे तो ये जो ग्राफ जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, अगर इससे तेज कूलिंग करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, और तेज कूलिंग करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। और तेज कूलिंग करेंगे तो एक टाइम आएगा जब ये हमारा ग्राफ जो है वो इस पॉइंट से होके क्रॉस करेगा। ठीक है, इस पॉइंट से। ठीक है, तो इस पॉइंट से जब वो क्रॉस करेगा उस टाइम जो कूलिंग रेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल कूलिंग रेट। ठीक है, क्लियर है? मींस ये जो हमारा कर्व है उसके नोज से होके पास करेगा, इसको हम लोग नोज बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारा जो कूलिंग कर्व है वो हमारा कर्व के नोज से होके पास करेगा तो उस टाइम जो कूलिंग रेट होगा वो हमारा क्रिटिकल कूलिंग रेट हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्रिटिकल कूलिंग रेट समझ में आ गया? किसी को कुछ दिक्कत? देखो इसमें जो भी लाइन पास करेगा वो कूलिंग रेट को बताएगा, क्योंकि ये टाइम का टेम्परेचर ग्राफ है, टाइम टेम्परेचर ग्राफ है। ठीक है, टाइम के साथ मेरा टेम्परेचर कैसे ड्रॉप कर रहा है, टाइम के साथ टेम्परेचर ड्रॉप होना मींस कूल होना। ठीक है, और टाइम के साथ इसलिए उसको रेट हम बोल रहे हैं, कूलिंग रेट। और जब ये नोड से होकर पास करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल कूलिंग रेट। ठीक है, किसी को दिक्कत है यहाँ तक तो पूछो, क्रिटिकल कूलिंग रेट अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। सर जब यदि फास्ट कूलिंग करेंगे करेंगे तभी ना क्रिटिकल कूलिंग रेट आएगा। हाँ, यानी कि अब कूलिंग रेट तो काफी तेज कर रहे हैं ना। यस सर। ठीक है, हर एक मटेरियल का फिर वो फिक्स होगा कितना पे वो क्रिटिकल कूलिंग अचीव होगा। ठीक है, यस। अब देखो मार्टेनसाइट फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये डायग्राम हम लोग क्रिटिकल कूलिंग रेट का देख रहे हैं। देखो यहां तक हम लोग अभी तक केवल इतना टेम्परेचर देखे थे कि ये जो टेम्परेचर होता है ये हमारा 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
ठीक है, अभी हम लोग ग्राफ बनाए थे, ये मैक्सिमम कहाँ मिल रहा था 400 पे। इसमें ना दो टेम्परेचर और होता है, एक टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक टेम्परेचर लाइन को हम लोग बोलते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखो हम लोग अलग अलग कूलिंग करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक सैंपल है, ठीक है, यहाँ पे एक सैंपल है हमारा, हम लोग पहले स्लो कूलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ को ड्रॉ कर दो पूरा। तो जब ऐसा हम लोग कूलिंग करेंगे तो देखो यहां से मेरा ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये स्टार्ट है, डिकम्पोजिशन यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां से हमारा ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म होने स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाके हमारा ऑस्टेनाइट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा, और ये रिप्रेजेंट करता है स्लो कूलिंग को। ठीक है, तो इससे जो हम लोग को स्ट्रक्चर मिलेगा वो कोल्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्लो कूलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे चूंकि हम यूटेक्टोइड स्टील मान के चल रहे हैं, हम पहले बता दिए यूटेक्टोइड स्टील, और जब यूटेक्टोइड स्टील जो है वो हमारा नीचे जाता है, यहाँ पे ऑस्टेनाइट होता है। जब यूटेक्टोइड रिएक्शन क्या होता था, देखो यूटेक्टोइड रिएक्शन जो होता है उसमें ऑस्टेनाइट हमारा जो है पारलाइट में ब्रेक कर जा रहा था। ठीक है, ऑस्टेनाइट जो है, ऑस्टेनाइट हमारा गामा जो था, ये हमारा कितना अल्फा प्लस Fe3C में कन्वर्ट हो जा रहा था एट 0.8% कार्बन 723 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते थे पारलाइट। ठीक है, ये चीज ऑस्टेनाइट कन्वर्ट होता है ऐसे। अगर हम लोग 0.8% कार्बन मींस यूटेक्टोइड स्टील को जब हम लोग कूल करेंगे तो 723 डिग्री सेंटीग्रेड जो ऑस्टेनाइट है वो हमारा अल्फा और Fe3C में ब्रेक हो जाता है, और उस कंपोजिशन को हम लोग बोलते हैं पारलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग स्लो कूलिंग करेंगे, देखो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है स्लो कूलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा कोर्स पारलाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, ऑस्टेनाइट यहाँ से हमारा डिकम्पोज होना स्टार्ट हुआ, कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे हमारा फाइनली 100% कन्वर्जन हो गया किसमें, पारलाइट में। लेकिन वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, कोर्स होगा, क्योंकि हम लोग रेट को बहुत कम रखें। वही थोड़ा अगर हम रेट को बढ़ा देते हैं, इस रेट को से कूलिंग करेंगे, तो यहाँ पे जो हमें पारलाइट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, फाइन पारलाइट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग कूलिंग रेट को तेज कर दिए, तो हमारा कैसा ग्रेन बनेगा, फाइन ग्रेन बनेगा। और ऑस्टेनाइट जो हमारा है वो किस में कन्वर्ट होगा, पारलाइट में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब हम लोग कूलिंग रेट को क्रिटिकल कूलिंग रेट पे ले आते हैं, ठीक है, तो देखो जब हम लोग, जब इस ग्राफ में हम लोग इंटर कर रहे हैं, देखो अभी ये दोनों पॉइंट जो था वो ग्राफ को कट कर रहा था, जब ग्राफ को हम लोग कट करेंगे तब हमारा स्ट्रक्चर पारलाइट मिलेगा, ऑस्टेनाइट हमारा पारलाइट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग क्रिटिकल कूलिंग रेट से पास करेंगे तो उस वक्त हमारा पारलाइट फॉर्मेशन नहीं होता, ऑस्टेनाइट पारलाइट में कन्वर्ट नहीं होता है, ऑस्टेनाइट हमारा एक दूसरा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं मार्टेनसाइट। ठीक है, और ये कब अचीव होगा, जब हमारा कूलिंग रेट क्रिटिकल कूलिंग रेट होगा। ठीक है, क्रिटिकल कूलिंग रेट पे स्लो कूलिंग होगा तो कोर्स पारलाइट बनेगा, थोड़ा सा हम लोग तेज करेंगे कूलिंग रेट को तो फाइन पारलाइट बनेगा। लेकिन जब हम लोग क्रिटिकल कूलिंग रेट कर देंगे तो उस टाइम क्या होगा, हमारा ये पारलाइट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि पारलाइट में तब कन्वर्ट होगा जब ये इस ग्राफ को क्रॉस करेगा। लेकिन यहाँ तो ये इस ग्राफ को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा ऑस्टेनाइट यहाँ पे, यहाँ से मार्टेनसाइट का स्टार्ट होता है। ठीक है, मींस ऑस्टेनाइट, यहाँ से ऑस्टेनाइट आते जा रहा है, ऑस्टेनाइट आते जा रहा है, और जैसे हम लोग 220 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस करते हैं, 220 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस करते हैं, मेरा मार्टेनसाइट यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ मार्टिन ऑस्टेनाइट मींस ऑस्टेनाइट हमारा मार्टेनसाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। इस केस में देखो क्या होता है, यहाँ पे ऑस्टेनाइट क्या होगा, जब हम लोग क्रिटिकल कूलिंग रेट से कूलिंग कर रहे हैं तो हमारा इसमें जो अल्फा आयरन होगा, ऑस्टेनाइट देखो पहले क्या कन्वर्ट होगा, 725 से नीचे तो ऑस्टेनाइट मेरा अल्फा आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये अल्फा आयरन एक सॉल्यूशन तैयार कर लेता है, क्योंकि इतना तेज कूलिंग करने की वजह से अल्फा आयरन एक सॉल्यूशन तैयार करता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्टेनसाइट।
ठीक है। और ये कहाँ फॉर्म होता है, 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टार्ट होगा मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन और 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फिनिश हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मेरा ऑस्टेनाइट कंप्लीटली मार्टेनसाइट बन जाएगा। ठीक है, ये एक अलग ही फेज होता है। जिस तरह पारलाइट हो गया, ऑस्टेनाइट हो गया, लेडेबोराइट हो गया, सीमेंटाइट हो गया, फेराइट हो गया, उसी तरह मार्टेनसाइट भी एक फेज है। ठीक है, ये फॉर्म कब होगा, जब हम लोग ऑस्टेनाइट को क्रिटिकल कूलिंग रेट से कूल करेंगे तो बिलो 220 डिग्री सेंटीग्रेड ये मार्टेनसाइट स्टार्ट फॉर्मेशन होगा और 110 डिग्री सेंटीग्रेड ये फिनिश हो जाएगा मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है मार्टेनसाइट कहलाता है और ये स्ट्रक्चर काफी ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, हार्डेस्ट फेज होता है ये। ठीक है, आयरन का ये जो मार्टेनसाइट फेज होता है ये हार्डेस्ट होता है। तो ये फॉर्मेशन देखो बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि हमें अगर पारलाइट चाहिए, ठीक है, पारलाइट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग इस तरह से करेंगे कि हमारा जो कर्व है वो इस कर्व को क्रॉस कर जाए। ठीक है, और अगर हमें मार्टेनसाइट फॉर्म करना है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल कूलिंग रेट से कूल करते हैं ताकि हमारा ऑस्टेनाइट जो है एक नया स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्टेनसाइट। ठीक है, तो ये कूलिंग रेट से पता चल रहा है, ये ग्राफ, ये जो लाइन से ये कूलिंग रेट बता रहा है। हम लोग जैसा कूलिंग करेंगे वैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, पारलाइट चाहिए तो हम लोग स्लो कूलिंग करेंगे, फाइन पारलाइट चाहिए तो हम लोग थोड़ा तेज कूलिंग करेंगे, और जब क्रिटिकल कूलिंग करेंगे तो उस टाइम हमें मार्टेनसाइट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मार्टेनसाइट कहाँ तक कूल करना पड़ेगा, उसे 220 से नीचे तक कूल करना पड़ेगा। ठीक है, उससे ऊपर नहीं मिलेगा, उससे ऊपर हमारा ये ऑस्टेनाइट ही रह जाएगा। ठीक है, 220 से नीचे कूल करेंगे तो ये मार्टेनसाइट फॉर्म कर देगा। हेलो हाँ बोलो। सर, आवाज आ रही है? बोल रहे हाँ थे बोलो। कि आप बोल रहे हैं कि 20 फर्स्ट नाइट बट 20 और आवाज कट रहा है, नहीं आ रहा साहब। हेलो हाँ बोलो, आवाज कुछ साउंड आ रहा है एक्सटर्नल, वो काटो कहीं से, कहाँ से आ रहा है? सर 220 पे लगभग 80% तो मार्टेनसाइट बन जाता है। नहीं, 220 पे मेरा ऑस्टेनाइट स्टार्ट करेगा मार्टेनसाइट में बनना। ठीक है, यस यहाँ से जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा ऑस्टेनाइट स्टार्ट हुआ पारलाइट बनना और यहाँ पे जाके फिनिश हुआ, तो यहाँ पे 220 पे एमएस मींस मार्टेनसाइट स्टार्ट हुआ बनना। ठीक है, और 110 पे हमारा मार्टेनसाइट फिनिश होगा, मतलब कंप्लीट ऑस्टेनाइट जो है मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। 110 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, कन्वर्जन क्योंकि धीरे धीरे होता है, ऐसा तो नहीं सडनली कन्वर्जन हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे पारलाइट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ये यहाँ पे कंप्लीट पारलाइट में कन्वर्ट हो गया, उसी तरह से यहाँ पे 220 तक लाना पड़ेगा हमें। क्रिटिकल कूलिंग रेट के साथ हमें 220 तक लाना पड़ेगा, या फिर इससे ज्यादा भी हम ला सकते हैं। ठीक है, मतलब कूलिंग रेट हमेशा क्रिटिकल कूलिंग रेट से अबव होना चाहिए, तभी मार्टेनसाइट फॉर्म हो सकता है। ठीक, अगर कंप्लीट मार्टेनसाइट बनाना है तो यहाँ पे हमारा मार्टेनसाइट फॉर्म होगा, उसके बाद इस केस में भी मार्टेनसाइट फॉर्म होगा, यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे फिनिश हो जाएगा मार्टेनसाइट का। तो मार्टेनसाइट स्टार्ट कहाँ से होता है, 220 पे, फिनिश होता है 100 डिग्री पे, वो कंप्लीट मार्टेनसाइट तक बन जाता है। ठीक है, यस सर। इसके बारे में हम और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस कर देंगे, और इसमें क्या क्या पॉइंट है वो सब हम लिखा देंगे। मार्टेनसाइट होता क्या है, ठीक है, अल्फा आयरन का एक सॉल्यूशन होता है वो दिखाएंगे, इसका मार्टेनसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है। ठीक है, जिस तरह फेराइट का बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, ऑस्टेनाइट का एफसीसी स्ट्रक्चर होता है, फिर जो हमारा डेल्टा फेराइट था उसका भी बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह मार्टेनसाइट का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है। तो वो स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़े नहीं है, क्योंकि हम लोग सिंपल 3 स्ट्रक्चर पढ़े हैं, बीसीसी, एफसीसी, जनरली और सिंपल क्यूबिक, ये 3 स्ट्रक्चर पढ़े हैं, लेकिन और भी हम 7 तरह का बताए थे, उसी में से एक आता है मार्टेनसाइट का स्ट्रक्चर। और उसके बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मास्टर ऑस्टेनाइट समझ जाएंगे, उसके बाद हम लोग हीट ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। यस सर, आज क्लास इतना ही। टाइम कितना हो गया? 5:01 हो रहा सर। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में फिर नोट कर लो, ये डायग्राम बना लो। ठीक है, डायग्राम तो हम बना लिए हैं, और सबको बोल दीजिए।
ठीक है, नोट करो इसमें, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं बना है डायग्राम तो। इफ द कूलिंग रेट इज सच दैट, if the cooling rate is such that if the cooling rate is such that it just touches the nose of the nose of the TTT diagram, it just touches the nose of the TTT diagram, it is called critical cooling rate. सर फिर से बोलिए ना। If the cooling rate is such that it just touches the nose of the triple T diagram, it is called critical cooling rate, शॉर्ट में CCR लिखते हैं, ठीक है। It is called critical cooling rate. Any cooling rate, आगे लिखो, any cooling rate greater than or equal to critical cooling rate, any cooling rate greater than or equal to critical cooling rate will not produce perlite, and is the microstructure पार्लाइट के बाद सर and is the microstructure. any cooling rate equal to or higher or any cooling rate greater than or equal to critical cooling rate will not produce perlite. उसके बाद लिखो And is the microstructure in which carbon will freeze
in which carbon will freeze at its location. Carbon will freeze at its location, and carbon will freeze at its location and form a supersaturated solution of, and forms a supersaturated solution of सुपर carbon, supersaturated solution of, supersaturated solution of carbon in alpha iron, in Yes. alpha iron with body centered tetragonal structure, with body centered tetragonal structure, body centered tetragonal structure। ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। ठीक, यहां से देखो लाइन को अंडरलाइन कर लेना। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन अल्फा आयरन। ठीक है, मार्टेनसाइट क्या होता है? सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कार्बन का अल्फा आयरन में। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा कार्बन का अल्फा आयरन में। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। एक अलग स्ट्रक्चर होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। जैसे हम लोग सिंपल क्यूबिक पढ़े थे, हेक्सागोनल होता है, टेट्रागोनल होता है, तो उसी तरह से टेट्रागोनल में ये बीसीटी, बॉडी सेंटर्ड के अंदर आता है। बीसीटी। ठीक है, दिस फेज ऑफ आयरन इज कॉल्ड मार्टेनसाइट। दिस फेज ऑफ आयरन इज कॉल्ड मार्टेनसाइट। दिस फेज ऑफ आयरन इज कॉल्ड martensite, which is hardest and most brittle phase of iron, which is hardest and most brittle phase of iron। ये सबसे सर चीज हार्डेस्ट hardest and most brittle phase, hardest and most brittle phase of iron। ठीक है, तो मार्टेनसाइट जो होता है वो हमारा आयरन का मोस्ट ब्रिटल फेज होता है। आयरन में भी अब किसका, ये देख लो थोड़ा, स्टील का ये होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग यूटेक्टोइड स्टील को यहाँ पे कूल कर रहे हैं। हम लोग अभी जो भी बात कर रहे हैं वो स्टील का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर पूछे कि हार्डेस्ट फेज ऑफ स्टील कौन सा होता है, ऑप्शन में दे दे सीमेंटाइट, मार्टेनसाइट, उसके बाद फेराइट, ऑस्टेनाइट, तो हम लोग क्या वहां पे लगाएंगे? मार्टेनसाइट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे लिखो, द स्लो कूलिंग प्रोसेस, द स्लो कूलिंग प्रोसेस produces coarse structure, the slow cooling process produces coarse structure and fast cooling process produces fine सर structure। द स्लो कूलिंग प्रोसेस, The उसके slow बाद the slow cooling process produces coarse structure, and fast cooling process produces fine structure। पोस्ट स्ट्रक्चर। And fast cooling process produces fine structure। ठीक है, तो अगर हमें ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट बनाना है तो हर हालत में हमें टेम्परेचर को 220 से नीचे लाना पड़ेगा। और दूसरा चीज, कूलिंग रेट जो होना चाहिए वो क्रिटिकल कूलिंग रेट या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो स्लो कूलिंग हमारा कोर्स स्ट्रक्चर देगा, फाइन कूलिंग हमारा फाइन स्ट्रक्चर, और फास्ट कूलिंग हमें फाइन स्ट्रक्चर देगा। ठीक है,
ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग हीट ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। Yes, sir. Thank you, sir.